Hello, team. I am Anshika Srivastav. So, my topic for discussion for today is Payment of Gratuity Act 1972. Okay, so let's start. So, the Payment of Gratuity Act 1972. So, the first question arises कि what is exactly gratuity? So, gratuity is basically a lump sum amount given by employer to employee as a token of appreciation for their long-term service. सो बेसिकली ग्रेजुटी क्या होता है, एक लमसम अमाउंट होता है। अब वो लमसम अमाउंट आता कैसे आता है? तो वो हर साल का, जितने भी साल एम्प्लॉय ने काम किया होता है ना, हर साल का 15 दिन का जो सैलरी होता है वो एम्प्लॉय कैलकुलेट करके, जिस जब एम्प्लॉय छोड़ रहा होता है ना ऑर्गेनाइजेशन, तब एम्प्लॉयर वो सब कैलकुलेट करके एम्प्लॉय को दे देता है। अब क्योंकि ग्रेजुटी का जो वो होता है, जो क्वालिफाइंग कंडीशन होता है वो 5 इयर्स होता है, राइट? तो 5 साल तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन पे रहना। तो 5 साल या 5 साल से ज्यादा जिन लोगों ने काम किया उनको ही ग्रेचुटी मिलेगा। तो वो एक तरीके से टोकन ऑफ अप्रिसिएशन भी हो जाता है कि आपने इतने साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट किया। तो दिस इज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन, ठीक है। ओके, सो 5 इयर्स तो बेसिकली ग्रेचुटी वो लमसम अमाउंट होता है। ओके, ओके, तो सिचुएशन इन विच ग्रेचुटी इज गिवन, वीआरएस के टाइम पे, रेजिग्नेशन, डेथ, डिसेबलमेंट, रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन। तो ये जो 6 नोटेड डाउन है इसमें, उसमें से आई थिंक 5 तो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। सुपरएनुएशन माइट बी लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स टर्म, जो इतना सुना नहीं होगा, बट बाकी सारे तो बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं। तो लेट्स एक्सप्लेन वन बाय वन एंड टेक सुपरएनुएशन एट द लास्ट। ओके, सो वीआरएस इज बेसिकली वॉलेंट्री रिटायरमेंट सिस्टम। अब वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट इज बेसिकली जब आपका जो रिटायरमेंट का एज है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 65 होता है, कुछ में 60 इयर्स होता है, 58 इयर्स होता है, कुछ कुछ उससे पहले आप जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं अपनी खुद की मर्जी से। वो होता है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंट्री इन द वर्ड सेज कि वॉलेंटरली, मतलब वॉलेंट्री मतलब खुद से, किसी और की वजह से नहीं, आप खुद से वो डिसीजन लेते हो कि अब मुझे रिटायरमेंट लेना है। करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉयड हूँ। अब वहां पे 65 इयर्स मेरी एज है, बट ड्यू टू एनी रीजन माई हेल्थ इज नॉट, आई एम नॉट डूइंग ग्रेट हेल्थ वाइज, या फॉर एनी आई एम लुकिंग, आई लुक आफ्टर माई फैमिली, या फिर किसी भी रीजन की वजह से अगर मैं वीआरएस ऑप्ट करूँ, मैं किसी 65 से पहले ऑर्गेनाइजेशन से रिटायरमेंट डिमांड करूँ, तो वो होगा वॉलेंटरी रिटायरमेंट। ओके। अच्छा, बहुत बार क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन डाउन साइज करना चाहती है। डाउन साइज इज बेसिकली वो अपनी इंप्लॉइज कम करना चाहती है, बट वो ले ऑफ नहीं करना चाहती। तो वो क्या करेगी, जो भी लोग, जो भी इंप्लॉइज रिटायरमेंट के नियर है, वो उनको बोलेगी कि आप एक अट्रैक्टिव वीआरएस प्लान दे देगी, एक हैंडसम अमाउंट दे देगी कि इतना अमाउंट, बहुत तो बहुत सारे लोग उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे और वीआरएस ले लेंगे। तो बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन भी इनडायरेक्टली वीआरएस कराती है, बट इस केस में आपको ग्रेचुटी मिलेगा। रेजिग्नेशन के केस में आपको ग्रेचुटी मिलेगा। रेजिग्नेशन इज बेसिकली जब आप खुद से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं, यू डोंट वांट टू बी फर्दर एसोसिएटेड विद एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट्सोएवर रीजन, बेटर हाइक, बेटर प्रमोशन, बेटर जॉब रोल्स, चेंजिंग ऑफ जोग्राफिकल रीजंस, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से को छोड़ देते हैं ना, और मर्जी से छोड़ते हैं, वो होता है रेजिग्नेशन। डेथ के केस में आपको ग्रेचुटी मिलेगा। डिसेबलमेंट के केस में आपको ग्रेचुटी मिलेगा। डिसेबलमेंट इज बेसिकली किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आपकी जो है वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाए, तो वो होता है डिसेबलमेंट। अब वर्किंग कैपेसिटी कैसे कम हो गई? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ट्रेनर हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब मैं ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर की पोजीशन पे हूँ। ड्यू टू एनी रीजन मेरा वोकल कॉर्ड खराब हो जाता है, देयर इज अ डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, नाउ आई कैन नॉट स्पीक, मैं म्यूट हो गई, मैं बोल नहीं सकती।
तो बल्कि बट मैं तो एक ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर हूँ, तो मेरा तो काम है, मुझे तो बोल बोल के ही ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना, मैं बिना बोले तो ट्रेनिंग नहीं दे सकती। तो कहीं ना कहीं उस डिसेबलमेंट की वजह से मेरी जो है वर्किंग कैपेसिटी खत्म हो गई है, करेक्ट। तो उस केस में भी मुझे अब ऑर्गेनाइजेशन को तो छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं तो ह्यूमन रिसोर्स ट्रेनर थी, बोल नहीं सकती, ट्रेनिंग कैसे दूंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन तो मैं छोड़ दूंगी। बट उस केस में मैं एलिजिबल हो जाऊंगी कि मुझे ग्रेचुटी मिले, करेक्ट। अब होता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट इज बेसिकली अटेनमेंट ऑफ दैट एज जो आप पहले से डिसाइडेड होता है और आप ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं। Superannuation. Now let's come to superannuation. What is superannuation? The superannuation is the age which is agreed by employer and employee on the contract of employment, on attainment of which age employee must vacate his or her position in the organization. Okay. तो सुपर एनुएशन बेसिकली क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है और जो एम्प्लॉय है, वो दोनों एक एज पे अग्री करते हैं कि ये एज है। और जो जब हम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं ना, तो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिसको एम्प्लॉय साइन करता है कि ये फैसिलिटीज होंगी। तो उसमें वो लिखा होता है क्लॉज कि सपोज आपको इस एज, सपोज वेन एवर यू गेट वेन एवर यू अटेन 55 ईयर्स ऑफ एज, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे ही वो एज आती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हम छोड़ देते हैं, छोड़ना पड़ता है एम्प्लॉय को, वो होता है सुपर एनुएशन। तो सुपर एनुएशन थोड़ा स्पेसिफिक टर्म हो गया, रिटायरमेंट थोड़ा सा ब्रॉड टर्म हो गया, ठीक है। तो सुपर एनुएशन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग जब मैं साइन कर रही हूँ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो या उससे पहले मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि आपको, आप 55 ईयर्स के जब हो जाओगे, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना पड़ेगा, करेक्ट। मैं अब तो उस जब और उस अग्रीमेंट पे मैंने साइन किया, आई अग्री टू दैट एज कि वेन एवर आई अटेन द एज ऑफ 55 ईयर्स आई लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेकेट माई पोजिशन। तो जैसे ही मैं 55 ईयर्स की होंगी, मुझे वो छोड़ना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन। अब ये हो गए इन केसेस में आपको जो है वो ग्रेचुटी के लिए आप एप्लीकेबल हो, आपको ग्रेचुटी मिलेगा। बट इन सारे केसेस में दो ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे आपको 5 साल का क्वालिफाइंग कंडीशन पूरा नहीं करना है, वो है डेथ और दूसरा है डिसेबलमेंट। अब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते हैं और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स होते हैं, राइट। डेथ और डिसेबलमेंट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम कि ये इस टाइम पे होगा। तो वहां पे आपको 5 साल की एलिजिबिलिटी कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। अगर आपकी डेथ हो जाती है या तो आपकी नॉमिनी को ग्रेचुटी मिलेगा, और अगर आपका डिसेबलमेंट हो जाता है तो आपको ग्रेचुटी मिलेगा। इन सारे केसेस में ग्रेचुटी मिलेगा। ग्रेचुटी किस केस में नहीं मिलेगा, वो हो गया थेफ्ट, आपने कोई चोरी कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉडलेंट, आपने कोई गमन कर दिया, आप गलती कर दिया आपने कोई, ठीक है। तो इन सारे केसेस में आपको, आप डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से आपका, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया और आपकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई, तो उन सिचुएशन में आपको ग्रेचुटी के लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। ओके। सो स्कोप एंड कवरेज इज बेसिकली कि कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में ये ग्रेचुटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो स्कोप एंड कवरेज वही होता है, ठीक है। तो इट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट प्लांटेशन एंड पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये एप्लीकेबल है। बट ये कहाँ एप्लीकेबल नहीं है? प्लांट्स एंड पोर्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये प्लांट एंड पोर्ट, प्लांटेशन एंड पोर्ट्स में नहीं, ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल नहीं है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी अगेन वही कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ ये लगाया जा सकता है। एवरी फैक्ट्री, पोर्ट, ऑयल फील्ड, प्लांटेशन एक्सेप्ट प्लांटेशन पोर्ट इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अलावा बाकी सब जगह, माइंस। इवन दिस एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल। मतलब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो भी इस एक्ट के अंदर मतलब एप्लीकेबल है, उन पे भी ये एक्ट, ठीक है। फिर एवरी शॉप और establishment where 10 or more than 10% were employed on any day of the preceding 12 months। मतलब जो साल निकला है, ठीक है, एक साल के अंदर अगर किसी भी दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10 या 10 से ज्यादा लोगों ने काम किया है, या वो किसी एम्प्लॉयड थे, ठीक है, तो वहां पे ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पता चलता है तो वो एप्लीकेबल कर देगी। और इट इज वंस एप्लीकेबल सो ऑलवेज एप्लीकेबल। अच्छा, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, क्या इसका क्या मतलब है? तो अगर सपोज, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 12 लोग एम्प्लॉयड थे।
अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पता चला, उन्होंने वहां पे इस एक्ट को एप्लीकेबल कर दिया कि भाई 12 लोग हैं, 10 से ज्यादा हैं तो वहां पे एक्ट अप्लाई होगा। बट ड्यू टू एनी रीजन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन वाले अच्छे पैसे नहीं दे रहे थे, लेस पे, टॉक्सिक वर्क कल्चर, किसी भी रीजन की वजह से पीपल स्टार्ट रिजाइनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन। अब वहां पे कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद सिर्फ 8 लोग रह गए। तो क्या ऐसा होगा कि एक्ट अभी अब 8 रह गए हैं तो अब एम्प्लॉयमेंट चला जा, अब एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी इस एक्ट की, फिर वापस से जब 10 हो जाएंगे तो क्या एप्लीकेबल वापस से हो जाएगा? नहीं। अगर एक बार ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल हो गया तो ये एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, इट वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल। ओके। ओके, सो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, व्हाट इज एग्जैक्टली अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है जब हम किसी एक्ट, किसी भी स्टैब्लिशमेंट में कोई एक्ट एप्लीकेबल करते हैं तो उसका जुरिडिक्शन कौन करेगा? अगर उसमें कुछ डिफॉल्टिंग हुई या कुछ दिक्कतें हुई तो वो कौन देखेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज कि किसको हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसके जुरिडिक्शन, किसके कंट्रोल के अंदर वो चीज आएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ आई हैव टू टेल यू इन लेमन लैंग्वेज, आप लोग जब स्कूल में रहते थे ना, तो स्कूल में एक टीचर हो, एक क्लास होती थी और उसका एक क्लास टीचर होता था। तो अगर किसी भी, और उसमें काफी बार डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर्स आते थे। ठीक। और वो फिर पीटीएम होता था। पीट जब पीटीएम के टाइम पे जब पेरेंट्स आते थे ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के टाइम पे जब पेरेंट्स आते थे टीचर से मिलने, तो सब्जेक्ट टीचर सब अपनी रिपोर्ट दे देते थे क्लास टीचर को। क्यों? क्योंकि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी। वो उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो क्या, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो क्लास काम कर रही थी, राइट? तो जो एम्प्लॉय, तो जो भी उसको पनिशमेंट देना है, उसके पेरेंट्स से तारीफ करना है, पेरेंट्स से तारीफ नहीं करना है, वो सब क्लास टीचर डिसाइड करती थी, राइट? सब्जेक्ट टीचर्स नहीं डिसाइड करते थे। सिमिलर वो, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होती थी कि कुछ भी ऊपर नीचे होता था सब क्लास टीचर को कंप्लेन करते थे और क्लास टीचर पेरेंट्स को कंप्लेन करता था, या फिर वो खुद ही पनिशमेंट दे देता था या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन देते थे। सिमिलरली बहुत ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बहुत सारे स्टैब्लिशमेंट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो उनको डिफरेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगे उनके, ठीक है। हमारे पास दो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एनी स्टैब्लिशमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी स्टैब्लिशमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, उसका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। कोई भी स्टैब्लिशमेंट जिसकी ब्रांचेस एक स्टेट से ज्यादा हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच सिर्फ एक ही स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। फैक्ट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई भी फैक्ट्री जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंट्रोल है, उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। अगर कोई भी फैक्ट्री जिसका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, वो उसकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है। फिर मेजर पोर्ट, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रेलवेज, ये सब, इन सब की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। ओके। ओके, सो वेजेस, अब मैंने जैसे आपको पहले बताया था स्टार्ट होते ही एक्ट की, हर साल का 15 दिन का वेजेस देते हैं। तो उस वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होगा? क्या पूरी वेजेस होगी कि इंसेंटिव भी इंक्लूड कर दिया, ओवर टाइम भी इंक्लूड कर दिया, बोनस भी इंक्लूड कर दिया? नहीं। बेसिक वेज प्लस डियरेंस अलाउंस, डीए इज बेसिकली डियरेंस अलाउंस वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव। तो जो बेसिक वेज होता है और उसके साथ जो डियरेंस अलाउंस मिलता है वो वाइल ऑन ड्यूटी और ऑन लीव, बस इतना ही वो 15 दिन की सैलरी में काउंट होगा, ठीक है, वो इतनी ही सैलरी होगी, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होता? हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, वेजेस एक्सेट्रा, ये सब इंक्लूडेड नहीं होता है। अच्छा, हर एक्ट के साथ ना वेजेस डिफरेंट होती हैं। बेसिक बहुत सारे एक्ट्स में जो कंपोनेंट्स हम इंक्लूड करते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे ग्रेच्युटी एक्ट में हम बेसिक वेज प्लस डियरेंस अलाउंस देते हैं। वैसे अगर कंपेयर करें तो मिनिमम वेजेस एक्ट में हम बेसिक वेज प्लस एचआरए देते हैं, वहां पे डीए नहीं इंक्लूड होता है। तो यू ऑल नीड टू कीप इन माइंड डिफरेंट कि कंपैरिजन ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, सो फैमिली, तो फैमिली, मेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय, दो तरीके के एम्प्लॉयज हमारे पास होते हैं। और फैमिली की बात क्यों हो रही है यहाँ पे कि आप
वाई फैमिली में कौन कौन आता है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट इन और नेसेसरी इन दिस एक्ट? क्यों? क्योंकि नॉमिनी के लिए, एज आई हैव टोल्ड यू इन द इनिशियल स्लाइड्स, कि अगर आपको डेथ हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, तो आपके बिहाफ पे आपका नॉमिनी पैसे लेता है, ग्रेचुटी लेता है, करेक्ट? तो जब एम्प्लॉय जो होता है वो 1 साल का कॉन्टिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर लेता है ना ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो उसको पूछा, उसको पूछता है, तब वो एक नॉमिनी अपॉइंट कर सकते, एक या दो, एक से ज्यादा नॉमिनीज अपॉइंट कर सकते हैं। और वो नॉमिनी उसके ना फैमिली मेंबर ही होने चाहिए। अगर एम्प्लॉय के पास फैमिली है तो वो, अगर उसके पास फैमिली नहीं है, तब वो भले ही अपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बना सकते हैं, किसी बाहर वाले को, बट अगर फैमिली है तो उसको फैमिली को ही नॉमिनी बनाना पड़ेगा। ओके, 1 साल के बाद उसको बोला जाता है। और अगर इन केस उसने किसी बाहर वाले को नॉमिनी बना दिया और बाद में एम्प्लॉयर को पता चला दैट ही हैज अ फैमिली, तो उसको अपना नॉमिनेशन चेंज करना पड़ेगा, उसको अपना नॉमिनी चेंज करना पड़ेगा। ओके। अब हमारे पास दो तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, मेल एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय। मेल एम्प्लॉय और फीमेल एम्प्लॉय के केस में कौन कौन लोग फैमिली के लिए कंसीडर्ड होंगे? तो पहले होंगे मेल एम्प्लॉय के केस में ऑफकोर्स हिमसेल्फ, वो खुद, उसके वाइफ, उसके चिल्ड्रन, चाहे वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो। अगर उसके पेरेंट्स हैं मेल एम्प्लॉय के, तो उसके पेरेंट्स, और वो उस पर डिपेंडेंट, ऑफ कोर्स उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स। उसकी वाइफ के अगर पेरेंट्स है वो उन पे डिपेंडेंट है, तो वाइफ डिपेंडेंट पेरेंट्स। उसके चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन और विडो। सपोज उसका कोई बेटा था, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बट इन एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके जो वाइफ होगी और उसके बच्चे होंगे, वो भी मेल एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो वो भी फैमिली के अंदर आते हैं। फीमेल एम्प्लॉय के केस में भी सेम है, वो खुद, उसका हस्बैंड, उसके चिल्ड्रन, चाहे वो मैरिड हो या वो अनमैरिड हो, उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर उसके हस्बैंड के डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगर उसके हस्बैंड के पेरेंट्स और डिपेंडेंट है तो वो, और चिल्ड्रन ऑफ हिज प्रीडिसीज सन, ऑफ हर प्रीडिसीज सन और विडो। बेसिकली अगर उसका कोई बेटा है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके और शादीशुदा बेटा है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी वाइफ और उसके बच्चे भी नॉमिनी में बन सकते हैं, ठीक है? ओके, सो क्वालिफाइंग कंडीशन 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब कॉन्टिन्यूस सर्विस इंक्लूड कि अगर आप किसी सिक लीव पे हैं, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से आप कोई लीव पे हैं, आप इन जनरल लीव पे हैं, फॉर एग्जाम्पल कैजुअल लीव पे हैं, आप हॉलीडेज पे गए हुए हैं, वो एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, मतलब आप एब्सेंट तो हैं ड्यूटी से, बट आपको आपने सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा काम किया जिस वजह से आपको ऑर्गेनाइजेशन से कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया गया है या कुछ दिन के लिए निकाला गया, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत आपको छुट्टी नहीं होनी चाहिए। आपको, आप ऑर्गेनाइजेशन से लीव ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी लाइक पनिशमेंट के तौर पे हो, करेक्ट? ले ऑफ हो गया, स्ट्राइक हो गई, लॉकआउट हो गया, सिसेशन ऑफ वर्क नॉट ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑफ एम्प्लॉय। सिसेशन ऑफ वर्क मतलब काम का रुक जाना, काम रुक गया कोई बात नहीं, बट अगर आपकी गलती की वजह से काम रुका है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। आप, वो आपके दिन आपके कॉन्टिन्यूस सर्विस में नहीं गिने जाएंगे। अगर किसी वजह और वजह से, फॉर एग्जांपल मशीनरी टूट गई या एम्प्लॉय आपको काम देने के लिए इनकेपेबल हुआ, उस वो दिन आपके गिने जाएंगे, ठीक है? अच्छा, 5 साल का कॉन्टिन्यूस सर्विस हम क्यों गिनते हैं? कि अगर आप ग्रेच्युटी जो कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है 15, क्योंकि हर साल का 15 दिन का सैलरी देते हैं, इनटू लास्ट ड्रॉन बेसिक वेज। फॉर एग्जाम्पल मेरा 31 जुलाई को रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है? तो उससे उस टाइम तक जो मैं लास्ट रिटायरमेंट से पहले जो मैंने बेसिक वेज में उठाती थी, वो प्लस डीएफ कॉस्ट, तो वो मेरा सैलरी कंसीडर होगा, वो इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, मतलब जितने भी साल मैंने काम किया हो, मिनिमम 5 होना चाहिए, बट डेथ और डिसेबलमेंट के केस में 5 years वो जरूरी नहीं है। मिनिमम 5, मैक्सिमम जितने भी ईयर्स, डिवाइडेड बाई 26। अब 26 कैसे आया? हम एक महीने को 30 दिन कंसीडर करते हैं, करेक्ट? तो 30 दिन में हम, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स में 4 संडे होंगे, तो दैट इज हॉलीडे, राइट? तो हम वो 4 संडेज को माइनस कर देते हैं, 30 - 4 = 26। तो फॉर्मूला क्या बना? 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन बेसिक वेज, जो भी लास्ट मैंने बेसिक वेज उठाई, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस, जितने भी साल मेरा काम रहा है। ये होता है नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट के केस में, ठीक है? अच्छा,
हाँ, कॉन्टिन्यूस सर्विस की हम बात कर रहे थे, तो अब आ गया नंबर ऑफ वर्किंग डेज। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज बेसिकली इज कि कितने दिन आपको एक सालाना काम करना पड़ेगा एक साल के अंदर, तब आपको माना जाएगा कि आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए कॉन्टिन्यूस सर्विस में थे। तो इसमें भी हमारे दो केसेस होते हैं, इन केस ऑफ नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट, इन केस ऑफ सीजनल स्टैब्लिशमेंट। तो इन केस ऑफ नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट, अगर आपने तो हम उसमें भी दो होते हैं, बिलो ग्राउंड, अबव ग्राउंड, ठीक है। अगर आपकी जो भी जो पहले हम नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट का केस लेते हैं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं ना, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि हमको पता है इतने दिन काम होगा, इतने दिन हम कैलकुलेट कर लेंगे कि इतने दिन आपको काम करना है, तब आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए कॉन्टिन्यूस सर्विस में कंसीडर होगे। तो अगर आपका काम बिलो ग्राउंड है, अगर आपकी कोई भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिलो ग्राउंड है, तो आपको एटलीस्ट 190 डेज काम करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ईयर में, तभी आप उस पर्टिकुलर ईयर के लिए कॉन्टिन्यूस सर्विस में होंगे। और अगर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी अबव ग्राउंड है, तो आपको एटलीस्ट 240 डेज काम करना पड़ेगा फॉर दैट ईयर टू बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूस इन अ कॉन्टिन्यूस सर्विस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे डाउट होता है कि क्या ये जो दिन है हमको टोटल 5 साल काम करना, 5 साल में काम करना पड़ेगा, तब हम 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस कंसीडर होंगे? नहीं। द क्वेश्चन आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। आपको एक पर्टिकुलर साल में, जैसे एक 2025 चल रहा है, ठीक है, तो 2025 के अंदर आपको, अगर आप बिलो ग्राउंड है तो 190 डेज इन 2025, और अगर आप अबव ग्राउंड है तो 240 डेज इन 2025 काम करना पड़ेगा। तब जाके आप कंसीडर होगे कि हाँ, आप उस पर्टिकुलर साल के लिए, एक ही उस साल के लिए कॉन्टिन्यूस सर्विस में हैं। अच्छा, प्रीसीडिंग क्या होता है? प्रीसीडिंग इज बेसिकली जस्ट पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई 31 में रिटायरमेंट है, तो उसके जस्ट पहले वुड बी February to July। उसमें आपको कितने दिन काम करना है? पूरे पूरे साल तो आपको बिलो ग्राउंड 190 डेज, अबव ग्राउंड 240 डेज, ठीक है। बट उस उन 6 महीने में, जस्ट रिटायरमेंट से जस्ट पहले के 6 महीने में आपको क्या कितना काम करना पड़ेगा? तो अगर आप बिलो ग्राउंड एम्प्लॉयड हैं तो आपको 95 डेज, और अगर आप अबव ग्राउंड एम्प्लॉयड हैं तो आपको एटलीस्ट 120 डेज काम करना पड़ेगा, विच इज मोर और लेस 3 मंथ्स। तब आपको माना जाएगा कि आप 4 मंथ, सॉरी, तब आप माना जाएगा कि आप कॉन्टिन्यूस सर्विस में थे। ठीक है, अब ये तो हो गया नॉन सीजनल स्टैब्लिशमेंट का केस, कि आपको 190 डेज बिलो ग्राउंड, 240 डेज अबव ग्राउंड। अब सीजनल स्टैब्लिशमेंट तो सीजनल स्टैब्लिशमेंट होती है ना, हम उसमें पता नहीं लगा सकते कि कितने दिन काम होगा एग्जैक्टली और उसके कितने दिन आपको काम करना पड़ेगा। तो हम ऐसा मान कंसिडर करते हैं कि जितने भी दिन उसमें वर्किंग डेज थे, जितने भी दिन उस सीजन में काम हो, उसके एटलीस्ट आपको 75% काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड इन एन सीजनल एस्टैब्लिशमेंट वेयर वर्किंग डेज फॉर दैट सीजन वॉज 100 डेज, तो उसको एटलीस्ट 75 डेज काम करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, तब वो कंसीडर होगा कि वो उस सीजन के लिए कॉन्टिन्यूस सर्विस में था। मतलब 75% ऑफ वर्किंग डेज, जितने भी दिन वर्किंग डेज बेसिकली, जितने भी दिन उस सीजन में काम हुआ है, उसके 75 डेज % अगर आपने काम किया तो आप कॉन्टिन्यूस सर्विस में कंसीडर हो गए। अच्छा, अब ग्रेचुटी कैलकुलेट हो गया, हमको फॉर्मूला पता चल गया। ठीक है, अब ग्रेचुटी दी कैसी जाएगी, करेक्ट। अब ग्रेचुटी कैलकुलेट हो गई, कितने दिन काम करना है हमें वो पता चल गया, और फॉर्मूला पता, उसमें वेजेस क्या कौन सी कंसीडर होंगी वो हमको पता चल गया, किस किस केस में ग्रेचुटी दी जाएगी वो सब पता चल गया। अब ग्रेचुटी दी कब जाएगी? अब इसमें दो केस बनते हैं, इफ द अमाउंट इज अनडिस्प्यूटेड और इफ द अमाउंट इज डिस्प्यूटेड। इन केस अगर अमाउंट जो है वो अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, तो एम्प्लॉयर को, अनडिस्प्यूटेड इज बेसिकली जो एम्प्लॉयर ने कैलकुलेट किया और जो एम्प्लॉय ने कैलकुलेट किया, वो दोनों का सेम है। मतलब एम्प्लॉयर को लगा कि मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, तो एम्प्लॉय को भी वो अग्री है कि हाँ, ये 10 लाख ही इज प्रेटी फाइन, एंड आई शुड बी गेटिंग ओनली 10 लाख रुपीज, 10 लाख इज द करेक्ट अमाउंट फॉर माई ग्रेचुटी। तो उस केस में, जिस दिन से मैं एलिजिबल, जिस दिन से रिटायरमेंट होता है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर मुझे एम्प्लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे एम्प्लॉय को। फॉर एग्जाम्पल, 31 जुलाई को अगर रिटायरमेंट होता है, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको पैसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। अगर वो ग्रेचुटी नहीं देता है तो उसको फिर अगर 30 दिन के अंदर वो ग्रेचुटी नहीं दे पाया, तो उसको ग्रेचुटी तो देनी ही पड़ेगी। अब उसके साथ साथ उसको सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके।
he'll have to pay gratuity as well as simple interest also on that gratuity, ठीक है। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट प्लीज कीप दैट इन माइंड, क्योंकि आगे जाके जो आप केस पढ़ोगे उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग होगा, तो आपको थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 30 दिन तक नहीं दिया, अब मैं एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर सेम पेज पे हैं, जितना भी अमाउंट ग्रेचुटी का कैलकुलेट हुआ है, तो उस केस में एम्प्लॉय जिस दिन भी रिटायरमेंट होता है, जिस दिन से भी एलिजिबल होता है ग्रेचुटी पाने के लिए, उस दिन के से 30 दिन के अंदर अंदर एम्प्लॉय को ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। If he or she cannot, if the employer is unable to pay the gratuity within 30 days, तब उसको ग्रेचुटी और ग्रेचुटी पे सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पे करना पड़ेगा, ओके। अब द इफ द अमाउंट इज इफ द अमाउंट इज डिस्प्यूटेड, ठीक है, इसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी आती है। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी मैं आपको बता दूं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता है एक अथॉरिटी बनती है जो ये ग्रेचुटी अमाउंट का इशू संभालती है इस एक्ट के अंदर, कि अगर अमाउंट और ग्रेचुटी अमाउंट को लेके कोई डिस्प्यूट है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, किसको कितना मिलना चाहिए, इट इज बेसिकली टू सुपरवाइज कि कहीं अनफेयर ना हो जाए एम्प्लॉय के साथ या एम्प्लॉयर के साथ, किसी के साथ भी अनफेयर ना हो जाए। तो बेसिकली एक अथॉरिटी बनाई जाती है इस एक्ट में, वो उसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ओके। अब अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड है, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को लगा कि नहीं मुझे 10 लाख रुपए देने हैं, बट एम्प्लॉयर को लगा कि 10 लाख रुपए मुझे एम्प्लॉय को देने हैं, बट एम्प्लॉय को लगा कि नहीं 10 लाख तो नहीं, मुझे एटलीस्ट 15 लाख रुपए मिलने चाहिए ग्रेचुटी में। तो वो दोनों क्या, दोनों में से कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और बोलेगा कि बहुत ज्यादा डिस्प्यूट हो रहा है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। तो अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी एम्प्लॉयर को बोलेगी कि जो आपको ऑलरेडी जो पैसे लग रहे हैं ना, आपको जो ओरिजिनल अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी है वो आप मुझे सबमिट कर दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय को जैसे मैंने बताया 10 लाख रुपए लग रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो 10 लाख रुपए ओरिजिनल अमाउंट वो सबमिट कर देगा कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल इंक्वायर, विल आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। फिर वो देखेगी कि अगर अब इसमें दो केस बनते हैं, अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं यार 10 लाख ही मिलने चाहिए एंड एम्प्लॉयर इज राइट, तो वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी सबमिट कर देगी एम्प्लॉय को और अपना डिसीजन सुना देगी कि 10 लाख इज इनफ एंड द अमाउंट दैट एम्प्लॉयर वाज सेइंग इनिशियली इज करेक्ट, सो यू नीड टू गेट ओनली 10 लाख, यू शुड गेट ओनली 10 लाख रुपीज, ठीक है। बट अगर दूसरा केस हुआ, कंट्रोलिंग अथॉरिटी को इंक्वायर करने के बाद पता चला कि नहीं 10 तो नहीं 12 मिलने चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलेगी एम्प्लॉयर को कि एक प्रिस्क्राइब टाइम दे देगी कि विद इन 15 डेज और विद इन 20 डेज यू नीड टू सबमिट मी द एक्सेस अमाउंट, आप एक्सेस अमाउंट मुझे सबमिट कर दो और फिर मैं पूरा अमाउंट एम्प्लॉय को दे दूंगी। कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने क्या किया, पहले केस में जब उसको लगा कि एम्प्लॉयर सही है, तो वो उतना जितना उसके पास सबमिटेड था वो उसने एम्प्लॉय को दे दिया। बट अगर उसको जहां लगा कि नहीं एम्प्लॉयर कम दे रहा है पैसे, वो एम्प्लॉयर को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम देगी, कि एक प्रिस्क्राइब टाइम दे देगी कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन, अकॉर्डिंगली जितना भी अमाउंट है उस हिसाब से टाइम दे देगी कि इतने दिन के अंदर आप सबमिट कर दो पैसा मुझे, और मैं पूरा अमाउंट एम्प्लॉय को दे दूंगी, ठीक है। ये दो केस हो गए। अब अगर उस प्रिस्क्राइब टाइमिंग में फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए एक्सेस अमाउंट था, 2 लाख रुपए उसने बोला एम्प्लॉयर को कि आप 2 लाख रुपए सबमिट कर दो मुझे 15 दिन के अंदर, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने। अगर एम्प्लॉयर फेल हो गया कि ही डिडंट पे द अमाउंट विद इन दैट प्रिस्क्राइब्ड ऑफ टाइम, विद इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम, अगर एम्प्लॉयर को लगा कि नहीं यार कंट्रोलिंग अभी नहीं दे पाया वो 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या करेगी, वो जो सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट है ना, जितना भी अमाउंट उसको मिलना है वो कलेक्टर को इशू कर देगी। अब नाउ कलेक्टर विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर अलोंग विद द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इट, अंडरस्टूड। अब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो कलेक्टर को बोलेगी कि इतना अमाउंट आपको लेना है एम्प्लॉयर को, बट आप सिर्फ अमाउंट नहीं लोगे, अब आप उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के लोगे, ठीक है। तो इन दोनों केस में अगर किसी भी अगर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जो डिसीजन दिया है वो फेयर नहीं है, तो वो जाके कंप्लेंट कर सकता है डेफिनेटली, ठीक है। बट अगर ट्रिब्यूनल्स में लेबर कोर्ट में वो आगे जाके कंप्लेंट कर सकता है,
ठीक है, बट अभी उसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी का डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक, अपील कर सकते हैं ना कंट्रोलिंग अथॉरिटी के डिसीजन के लिए। अब दोनों केस, दोनों अब आपको समझ आया। अगर अमाउंट डिस्प्यूटेड है तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, अगर अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है तो वो सिंपल इंटरेस्ट देगा। ओके, तो मैं आपको एक बार फिर से समरी दे देती हूँ। अगर अमाउंट अनडिस्प्यूटेड है, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लगता है कि नहीं, दोनों सेम पेज पे हैं कि इतना ही अमाउंट मिलना चाहिए, तो जिस दिन से भी वो एलिजिबल होता है ना अमाउंट देने के लिए एम्प्लॉयर, उसको 30 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा, 30 डेज के अंदर अंदर। और अगर वो 30 डेज के अंदर नहीं दे पाता है तो उसको सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट तो देना पड़ेगा, बट उस पर सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ओके। इफ द अमाउंट इज डिस्प्यूटेड, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को लगता है कि हम अलग अलग अमाउंट है, एम्प्लॉयर को एक अमाउंट लगता है, एम्प्लॉय को एक अमाउंट लगता है, तो अब वो दोनों जाएंगे कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास। कंट्रोलिंग अथॉरिटी बोलेगी कि एम्प्लॉयर को जो भी इनिशियली अमाउंट लगता है, जो भी विदाउट हैविंग एन इंक्वायरी, वो जो भी इनिशियल अमाउंट लगता है वो मेरे पास सबमिट कर दो। ठीक है। और अगर एम्प्लॉयर और फिर वो इंक्वायरी करेगी। ठीक है। अब इंक्वायरी करके अगर उसको, अब इसमें दो सिनेरियो बनते हैं। अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, एम्प्लॉयर सही था, उसने जो अमाउंट दिया है वो सही है, तो वो एम्प्लॉय को दे देगी कि ये इतना ही ग्रेचुटी आपको मिलना चाहिए। बट अगर दूसरे सिनेरियो में अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, एम्प्लॉयर इज रॉन्ग, उसने कम अमाउंट दिया है, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है, अगर सपोज 10 लाख का फिगर था वे, तो अगर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को लगता है 12 मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए, तो जो एक्सेस अमाउंट है, जितना बचा है, क्योंकि कंट्रोल इनिशियली जो एम्प्लॉयर को लगता था वो तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास ऑलरेडी है ना, वो तो सबमिट कर चुकी है ऑलरेडी, उतना अमाउंट के लिए वो पे करने के लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम दे देगी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन में आप मुझे सबमिट कर दो। अगर जो एम्प्लॉयर है वो उतने दिन में सबमिट नहीं कर पाता है, तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी अब इस केस में जो सर्टिफिकेट ऑफ अमाउंट है वो इशू कर देगी कलेक्टर को, और अब कलेक्टर सिर्फ ग्रेच्युटी नहीं लेगा, अब वो उस पे लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और इन दोनों ही केसेस में जो 20 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी नहीं देगा एम्प्लॉयर, क्योंकि 20 लाख जो है वो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया था 2018 में, 2018 में, उसके तहत 20 लाख इज द अपर वेज, अपर लिमिट, उससे ज्यादा ग्रेच्युटी आप किसी को भी नहीं दे सकते, 20 लाख इज इट। ठीक है। इन नो केस, ओके, दोनों में से कोई भी केस में 20 लाख से ज्यादा ग्रेच्युटी आपको नहीं मिलेगी, बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मिल सकती थी, बट फिर भी 20 लाख इज द अपर लिमिट, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों ही अग्रीव्ड हैं कि नहीं, उनको लगा कि नहीं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का जो डिसीजन है वो अनफेयर है उनके लिए, तो वो आगे फर्दर अपील कर सकते हैं। ठीक है। तो अनडिस्प्यूटेड है तो का सिंपल इंटरेस्ट, डिस्प्यूटेड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके। अच्छा, कंपल्सरी इंश्योरेंस, तो एवरी एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन एन इंश्योरेंस फॉर हिज लाइबिलिटी टू पे ग्रेच्युटी फ्रॉम एलआईसी और एनी अदर प्रिस्क्राइब इंश्योरेंस। तो बेसिकली कंपलसरी इंश्योरेंस क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है उसको ग्रेच्युटी तो देना ही है ना, जब ऑर्गेनाइजेशन छोड़ेगा एम्प्लॉय, तो वो हम मंथली या फिर ईयरली कुछ तो पेमेंट करेगा ना एक, या तो वो अपना खुद का उसका पास ग्रेच्युटी फंड हो, या अगर नहीं है तो उसको एक कोई इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि भाई इसमें मैं सबमिट करते इसमें सबमिट होता रहेगा, करेक्ट, उसमें वो सबमिट कर, चाहे वो एलआईसी से ले ले या फिर किसी भी और प्रिस्क्राइब इंश्योरर से ले सकता है। ठीक है। if if the organization is employing more than 500 people, तब वो उनका खुद का सेपरेट ग्रेच्युटी फंड रख सकते हैं। ठीक है। तो लेकिन वो ग्रेच्युटी फंड ना अप्रूव कराना पड़ता है गवर्नमेंट से। अगर एम्प्लॉयर के पास 500 एम्प्लॉयमेंट 500 या 500 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने प्राइवेट ग्रेच्युटी फंड बना सकता है, बट वो ग्रेच्युटी फंड भी गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ता है। और गवर्नमेंट कैसे अप्रूव करेगी? या तो वो देखेगी कि कितने से आप लास्ट टाइम कितना, आप कहीं डिफॉल्टर तो नहीं थे जब आप एलआईसी या फिर कोई और इंश्योरेंस के पास थे, आप ऐसा तो नहीं अपनी ग्रेच्युटी का जो आप सब्सक्रिप्शन देते हो उसमें आप डिफॉल्टर हो, आप नहीं पे करते हो, आपके पास कितनी कंप्लेंट्स है। तो गवर्नमेंट ऐसे ही अप्रूव नहीं करती, वो बहुत सारी चीजें देखती है। तो कंपलसरी इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, या तो वो अगर 500 से कम है तो वो किसी एलआईसी या किसी भी इंश्योरेंस से ले ले कि मुझे ग्रेच्युटी देना है तो मैं इसमें सबमिट करूंगा। और अगर उसके पास 500 से ज्यादा है तो वो अगर ग्रेच्युटी फंड बनाना चाहे तो वो अप्रूव करा ले।
अब एवरी एम्प्लॉयज टू रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। अब मैंने आपको बताया कंट्रोलिंग अथॉरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर डिस्प्यूट हुआ ग्रेचुटी के टाइम पे तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी डिसीजन लेती है, सुपरवाइज करती है। तो हर एम्प्लॉयर को इस एक्ट के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना ही पड़ेगा। बट शर्त क्या है कि कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ तब तक रजिस्टर नहीं हो सकती या तो उसके पास अप्रूव्ड फंड हो, ठीक है, या तो उसके पास ऑलरेडी अप्रूव गवर्नमेंट अप्रूव फंड है जो 500 या 500 ज्यादा के केस में हो, या फिर उसने कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कोई ना कोई इंश्योरेंस ले रखा है। तो अगर आपने इंश्योरेंस, आप तो भाई आपको लेना ही पड़ेगा, तभी आप कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर हो सकते हो। कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना कंपलसरी है, आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होना ही पड़ेगा। Okay. If employer fails to make payment of premium to insurance or contribution to the fund, he is required to pay the amount of gratuity due along with the interest for delayed payments. तो इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर है, अगर वो किसी भी रीजन की वजह से जो उसका फंड है या किसी भी रीजन की वजह से वो जो उसका पेमेंट है वो प्रीमियम इंश्योरेंस या तो अपने खुद के फंड में या फिर जो एलआईसी या किसी और इंश्योरेंस से लिया है उसमें वो रेगुलर पेमेंट्स नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसको फिर बाद में वो इकट्ठा दे दे, नहीं, वो फिर उस पर रेगुलर पेमेंट, तो आपको जो पेमेंट ड्यू है वो तो देगा ही देगा, और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है, और उसको देना पड़ेगा। वरना बहुत सारी पेनल्टीज हो जाती हैं, जैसे अलग अलग, जैसे ग्रेचुटी नहीं दी तो उसकी पेनल्टी अलग होती है कि 2 से या 6 महीने तक आपको जेल हो सकती है, फाइन लगा देते हैं, तो वो सारी पेनल्टीज होती हैं इस एक्ट में, ठीक है। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। ओके, thank you so much. I hope you all understood what is Payment of Gratuity Act 1972.